कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। आज आपको क्या बताएंगे वो बताने से पहले आपको मिलवा देते हैं प्रदीप सिंह जी से। प्रोग्राम में आ गए सर, बहुत स्वागत है आपका। मेट्राइज एजेंसी के डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। युद्ध 29 मतलब युद्ध 2029 और क्या कहें, कैसे कहें इसको, यही वर्सेस चला आ रहा है 2014 से और जो नतीजा आ रहा है वो भी आया ही जा रहा है, बदल नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, और कांग्रेस पार्टी ने इस बार थोड़ा और खुलकर राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने की 2029 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, उसकी रूपरेखा पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। और सर, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी किसी मंथन से अब ऐसा लग रहा है कि एक नई राह पर चल पड़ी है। अब इसके पक्के पक्के प्रमाण दिखने शुरू हो गए। वो पीसेस में बताऊंगा, जोड़ के कहानी आप पटकथा आप बताइएगा क्या है। एक एक करके बताता हूं, 2-3-4 बातें आपको। पहले आज केरला में वी.डी. सतीशन जी की सरकार बनी, मंत्री शपथ हो गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब मंच पे थे। वो शपथ ग्रहण समारोह चर्चा और खबर में इसीलिए आया कि वहां पर इंडिया गठबंधन के या और अपोजिशन पार्टी का कोई नेता मौजूद नहीं था। ममता बनर्जी थी नहीं वहाँ पर, बिहार वाले भी नहीं थे, यूपी वाले भी नहीं थे, अखिलेश यादव, स्टालिन का तो साथ वो छोड़ ही चुके। तो इसमें भी एक मैसेज कन्वे किया कांग्रेस पार्टी ने, किसी को नहीं बुलाया नहीं, यही खबर। सेकंड मैंने बताया आपको, डीएमके को छोड़ा, विजय को पकड़ा, तो एक एलआई उन्होंने नया एलआई चुन लिया। एक तीसरी खबर भी चल रही है, देवेंद्र जी उसको ज़्यादा कंफर्म कर पाएंगे, कि जो सीट नितिन नवीन जी के बीजेपी अध्यक्ष के विधानसभा छोड़ने पर खाली हुई है, वहाँ उस पर नज़र है प्रशांत किशोर की, जन स्वराज पार्टी की। आज कई जगह खबर छपी हुई थी कि वो चुनाव लड़ेंगी। नहीं, मैं आप गलत हो तो आप वो बता ही दीजिएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो खबरें मैंने पढ़ी, कि ये लिखा है जन स्वराज के सीनियर नेताओं के हवाले से कि प्रशांत किशोर खुद भी लड़ सकते हैं। वो दाग धोना चाहते हैं कि इतनी बातें करके लड़े और हमको कुछ भी नहीं मिला, एक आदमी भी हमारा नहीं जीता। उस सीट पर एक बार फिर से लड़के देखा जाए, फिर से माहौल बना के देखा जाए, और कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, ऐसी भी चर्चाएं हैं। ये चर्चा सर खूब चल रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि प्रशांत किशोर ये गलती करेंगे। एनीवे, मैंने ये इसमें प्रशांत किशोर कैरेक्टर नहीं, मैं कांग्रेस वहां उनके पीछे खड़ी होगी। तेजस्वी ने केरल में प्रचार किया, तो राहुल गांधी के लिए प्रचार नहीं किया था उन्होंने, कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं किया था उन्होंने, और वहां खूब गए थे। केजरीवाल जी भी गए थे तमिलनाडु में, ये भी गए थे, तेजस्वी भी गए थे। मतलब कांग्रेस की इनसे दूरी बड़ी एपरेंट दिखाई दे रही है बाकी सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं से। और कल एक स्टेटमेंट अभी आया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का, एक इंटरव्यू में बोल रहे थे किसी मीडिया चैनल के उसमें, तो उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी, हम पहले आपस में बात करेंगे और राहुल गांधी का नाम का ऐलान करेंगे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर, और फिर हम बाकी दलों को मनाएंगे और कोशिश करेंगे कि सभी लोग राहुल जी की उम्मीदवारी को आगे करें। तो ये पब्लिक पोस्चरिंग कांग्रेस पार्टी कर रही है इस बार। पिछले चुनावों में ऐसा नहीं हुआ था। तो सर, ये 3-4 खबरें किसी एक दिशा में जा रही हैं? नहीं, एक दिशा तो बड़ी साफ दिख रही है कि कांग्रेस की जो मूल राजनीति थी, वो चरित्र जो था वो बदल रहा है। सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स थी, और उस सेंट्रलाइजेशन में भी परिवार सेंटर में था। परिवार जो है देश और प्रदेशों की राजनीति चलाता था। ठीक, वो जो कहते थे वो होता था। तो वहाँ सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है वो वफादारी का था। आप वफादार हैं तो आपको सब पद मिल सकता है, नहीं है तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल है। अब वो उल्टा हो रहा है, छत्रप हावी हो रहे हैं। आप पहले तो बाहर के देखिए रीजनल पार्टीज को, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आप इस तरह से गिनते जहाँ जहाँ अलायंस में, झारखंड में चले जाइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो सब डोमिनेट करते हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, सरकार में रहेगी कि नहीं, सरकार में रहेगी तो क्या मिलेगा, ये सब वो रीजनल पार्टियां तय करती हैं। पार्टी के अंदर आप देखिए कि चाह कर भी 18 से देखना शुरू कीजिए आप। मध्य प्रदेश में जो फॉर्मूला
तय किया वो नहीं लागू करा पाए, राजस्थान में नहीं करा पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं करा पाए, और 23 में जो है कर्नाटक में नहीं करा पाए, जिसका झगड़ा आज तक चल रहा है। और सबसे बड़ा प्रमाण है वीडी सतीशन का बनना। राहुल गांधी खुलकर केसी वेणुगोपाल के साथ थे, इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं है कि वो चाहते थे, केसी वेणुगोपाल भी चाहते थे, और इसीलिए 10 दिन तक मामला लटका रहा। दूसरी बात, केसी वेणुगोपाल के पक्ष में विधायक थे तब भी 63 में से 47 अगर बना देते तो ये होता कि डेमोक्रेटिक ढंग से चुना गया, भाई जिसको विधायक चाहते थे वो चुना गया। इसके बावजूद राहुल गांधी नहीं बनवा पाए। क्यों? मेरा मानना है कि इसमें प्रियंका गांधी ने बहुत चतुराई से खेल खेला। वो राहुल गांधी के खिलाफ नहीं खड़ी हुई, केसी वेणुगोपाल का विरोध नहीं किया, लेकिन उनको मालूम था केसी वेणुगोपाल का बनना जो है, केरल में अगर उनको कुछ करना है तो उनके लिए कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। ओके। तो वीडी सतीशन और दूसरा आईयूएमएल का केवल इसलिए उसकी भूमिका नहीं है कि उसके 22 विधायक हैं, इसलिए भी कि अगर मान लीजिए केसी वेणुगोपाल बनते मुख्यमंत्री तो 2 बाई इलेक्शन होते। हाँ। एक लोकसभा का, एलएपी से वो है, वो सीपीएम का गढ़ है, वहाँ मुस्लिम वोट के बिना कांग्रेस नहीं जीत सकती, और केसी वेणुगोपाल तो लड़ते नहीं, कोई और लड़ता। दूसरा, किसी विधायक से इस्तीफा दिलाकर आप असेंबली का इलेक्शन कराते, तब भी आप मुस्लिम लीग पर निर्भर रहते। तो मुस्लिम लीग को नाराज करके आप ये दोनों बाई इलेक्शन जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते थे, और वो चाहते थे वीडी सतीशन ने पहले से ही लीडर पोजीशन बने तब से मुस्लिम लीग को साथ रखा था, हर तरह से उनको अपने साथ रखा था। इसलिए जो है राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हुई कि केसी वेणुगोपाल को बना दे। इस तरह का डिफायंस कांग्रेस में जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक आध केस मिल जाएंगे, जैसे राजीव गांधी के समय में जब अर्जुन सिंह को चुरहट लॉटरी कांड में हटाया गया मुख्यमंत्री पद से, तो राजीव गांधी चाहते थे कि माधवराव सिंधिया मुख्यमंत्री बन जाए। 2 ऑब्जर्वर भेजे गए, गुलाम नबी आज़ाद और वीर बहादुर सिंह, और कहा कि राजीव जी ये चाहते हैं। अर्जुन सिंह ने कहा कि फ़ोन रखा है, बात करा दीजिए। अच्छा, मतलब राजीव गांधी कहें उससे तो बना देंगे। 2 दिन तक ये कश्मकश चलती रही, आखिर में नहीं बनने दिया अर्जुन सिंह ने, मोतीलाल वोरा को बनवा दिया। सो ये सब गांधी परिवार के कमजोर होने का। हाँ, जब सेंटर कोई भी पार्टी हो, केंद्र कमजोर होता है तो क्षत्रप हावी होते हैं। सर, ये तो मेरी कहानी, तो आपकी कहानी की बिल्कुल हमारी दोनों की उल्टी चल रही है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि ये पोस्टर बॉय बना रहे हैं राहुल गांधी को, और ये नए एलाइज ढूंढ रहे हैं। कहाँ से? वो बचपन में सुना होगा, एक कुश्ती हुआ करती थी, फाइट हुआ करती थी, दारा सिंह और दूसरा कौन था, किंग कॉन्ग। हर बार जो है बड़ा उसका प्रचार होता था, और नतीजा सबको मालूम रहता था क्या होगा। ये उसी तरह की लड़ाई है, उसका हाइप क्रिएट किया जाता है। राहुल गांधी ये सिर्फ ये रेवंत रेड्डी जो कह रहे हैं सब कि भाई हम बनवाएंगे उम्मीदवार, डिक्लेयर करके इस बात करेंगे, क्या कहेंगे? केवल खुश करने के लिए? क्या मतलब? अपने नेता के लिए तो कहेंगे ही, ये तो नहीं कह सकते कि अब वो पीएम की रेस से बाहर हो गए हैं। भाई, सबसे अच्छा मौका अगर पिछले 12 सालों में था तो आपको 24 में था, जब ये अलायंस बना था। तो आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो छोड़िए, उस अलायंस का नेता नहीं बनवा पाए। लेकिन ये ट्रेडिशनल एलाइज से अपने कम से कम पिछले 10 साल के जो इनके एलाइज थे, या वही छोड़ दीजिए तो पिछले 3 साल के जो एलाइज थे इंडिया ब्लॉक वाले, उनसे क्यों छिटके से दिख रही है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी? क्योंकि आप बिहार से शुरू करें, वो अलायंस के साथ क्या हुआ, एक बार स्टेज पे गए और क्या हाल स्थिति हुई आरजेडी की, वो देख लीजिए। अधिक केरल में भी जीते हैं, यदि मुस्लिम लीग उसके साथ नहीं खड़ी होती तो कांग्रेस की वो स्थिति नहीं थी कि वो सत्ता में आती। तो आप जिसके भरोसे उस पर कैसे शासन कर सकते हैं? कैसे राहुल गांधी कहेंगे कि नहीं भाई आप मेरी बात को माने? आप उनके भरोसे खड़े हैं। आपने डीएमके के साथ गए, डीएमके की क्या स्थिति थी आप उसे भी देख लीजिए, उनको अलायंस बदलना पड़ा।
कोई ऐसा नहीं था कि उनको टीवी के लेकर बहुत परेशान थे कि आप आइए, मुझे ये समर्थन कीजिए या आपकी शर्तों को मैं मानूंगा। उनके शर्तों पे गए हैं, क्योंकि उनको एआईएडीएमके पहले से भी तैयार था, बहुत सारे विधायक थे कि जो देकर चले जाएंगे। तो राहुल गांधी को बात मानने के लिए, मनवाने के लिए अपने अंदर भी होना चाहिए कि नेतृत्व तो मिलना चाहिए। क्या ये मजबूरी है कांग्रेस की, या कोई ग्रैंड कोई इसके पीछे कोई ग्रैंड प्लान है? देखिए, चलो भाई नए साथी ढूंढो। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर एक प्लान चल रहा है कि मोदी जी को कम से कम जितना चाहे उतना शासन करने दो, किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए, और उस पे चल रहे हैं। क्योंकि बार बार राहुल गांधी को सामने लाया जाता, अभी इन्होंने दारासी वाला जो कहानी सुनाया कि हर बार हम लोग सुनते थे कि भाई होगा, और क्या होता था रिजल्ट सबको पता है। वही स्थिति है कि हम उसी खेल को फिर दोबारा खेलने जा रहे हैं, और एक ही घोड़े को कितने बार पिटवाएंगे, कितने बार दौड़ाएंगे, कितने बार हराएंगे, इस पे भी तो आपको नजर देना पड़ेगा। आप देखिए कि यदि वो कहते हैं कि केरल में मेरी जीत है, ये तो मानेंगे ना आप, इस वक्त उनके जितने ऑपोजिशन खेमे के जितने उनके राइवल थे सब पिट गए। तो पिटवाया ममता किसने? जी पिट गई, अरे तो तेजस्वी जी पिटवाया पिट गए, किसने? स्टालिन पिट गए। तो पिटवाया किसने? बचे तो राहुल गांधी। वो बचे कहाँ? वो क्या वो डायलॉग कौन से, वो उसका बड़ा फेमस हुआ था एक वेब सीरीज का, तो क्या सब चले जाएंगे त्रिपाठी बचेगा। बचे तो राहुल गांधी। नहीं, बच के करेंगे क्या? बात है कि हमारे चेहरे पे लोगों का कितना विश्वास है, मतदाता कैसे आएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को एक अलग तरीके से ट्रीट करती है, और उसको अपने साथ रखने के लिए वो एक उसकी प्लान है। वो हिंदुत्व के लेकर कभी भी वो समझौता नहीं किया, उन्होंने उस पे लेकर किया, और वो संख्या बढ़ते गई। जैसे आप बंगाल का याद होगा, प्रदीप जी ने कहा कि 10% बस हिंदुओं की और वोट चाहिए पिछले की अपेक्षा, लेकिन बंगाल की जनता ने विश्वास नहीं किया प्रदीप जी के बाद, पे 15-20% दे दिया, इतनी बड़ी जीत हो गई। तो अब जिस हमारे जो वोटर है उसके अंदर हम किस तरीके से अपनी पैठ बनाते हैं, अपने वोटर के साथ तो वो भी पक्की तरीके से खड़े। आप मंत्रिमंडल देख लीजिए केरल का, भाई वो तो सबसे आबादी के हिसाब से डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिला है। सबसे ज्यादा ईसाइयों को, ईसाई मंत्री 6 बने हैं, उसके बाद मुसलमानों को, और आबादी के अनुपात में कम मिला है। और आप ये कह सकते हैं कि चलिए चीफ मिनिस्टर हिंदू समाज से है, लेकिन अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन आबादी के हिसाब से कम है, और उसमें भी खास तौर पर क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा उन्होंने दिया, अगर पॉपुलेशन की बात करें। हाँ, आज की अगर ओथ सेरेमनी की बात करें तो सौरभ, नेशनल पॉलिटिक्स के लिए आपसे सबसे बड़ी चीज़ वही थी कि एक तो आईयूएमएल के साथ आप सरकार बना रहे हैं। जैसे आईयूएमएल के साथ पहले भी 1979-80 से है कांग्रेस पार्टी, लेकिन तब वो केरल का आमतौर पर इशू हुआ करता था। इस तरह का सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया में इतना डिस्कशन का विषय नहीं होता था। अब देश भर में आज लोग जान रहा है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ, जिसको राहुल गांधी ये कहते हैं कि बहुत सेकुलर और डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने अपने 27 कैंडिडेट में से 26 कैंडिडेट मुस्लिम दिए थे, एक सिर्फ हिंदू, वो भी हारे। और उसका पिछले 3-4 इलेक्शन में आप देखें तो लगातार ग्राफ बढ़ते जा रहा है। केरल में भी जो मालाबार इलाका है वहाँ से वो बाहर एर्नाकुलम वगैरह इस तरह की चीज़ों में वो बढ़ रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी सीधे उनको सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह की पार्टी के साथ अगर आप सरकार में इतनी प्रमुखता के साथ होंगे, और आज कांग्रेस से कुछ लोग कह भी रहे थे कि नंबर 2 पे ओथ आईयूएमएल का इस लिहाज से था क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो पिछली बार भी आपने ही कराया था जो आपकी सरकार थी। तो इस तरह से अगर आप अपनी सरकार का उसको पोस्टर बॉय बनाएंगे, एक तरफ वो हो रहा है, दूसरी तरफ आप शुभेंदु अधिकारी का देखें कि बंगाल में जो मुस्लिम अपीजमेंट का जो आरोप लगाते हुए जो स्कीम को लेकर बीजेपी के लोग टारगेट करते थे, जैसे इमाम को भत्ता वत्ता सब मिलता था, उसको ख़त्म किया जा रहा है। तीसरी चीज़ आपने देखी होगी आज ये कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कौन सी एक लाइन खींची है नमाज को लेके। तो इस तरह के पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो समझ में आ जाएगा कि अगर राहुल गांधी फेस हो नरेंद्र मोदी के लिए तो 2029 का जो युद्ध 29 है वो कितना आसान हो जाएगा बीजेपी के लिहाज से। ऐसी चीज़ों को आप कैसे काउंटर कर पाएंगे? वक्फ को लेके जो आईयूएमएल का केरला में अप्रोच रहा है, शिक्षा पे सौरभ हैरानी होगी आपको जाके कि आईयूएमएल का पहला पोर्टफोलियो का डिमांड एजुकेशन का रहता है। किस लिए भाई, क्या करना है आपको? क्योंकि उनको ये पता है कि अगर आपको, अच्छा दूसरी चीज़ कि जमीयत के साथ केरल में बहुत घनिष्ठ संबंध, अच्छा वहाँ पर आईयूएमएल का, तो ये सारी चीज़ें लेकर अगर आप उसको राष्ट्रीय स्तर पे अगर पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, तो उसका मैसेज तो फिर 2029 में बीजेपी बहुत आसानी के साथ भुनाएगी अपने हिसाब से। मुझे हैरानी एक्चुअली आईयूएमएल के बारे में थोड़ा सा और सोच के हुई कि भाई आप सोचें, एक तो कोई कहेगा कि भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो चुनाव मतलब भारत के संविधान के अंदर ही लड़ रहे हैं ना, ठीक है, उस डेमोक्रेटिक स्पेस में ही लड़ रहे हैं,
लेकिन जो आइडियोलॉजी है वो तो बड़ी क्लियर है। जब आपके नाम में ही मुस्लिम लीग है, आपने एक समाज का ही प्रतिनिधित्व करने के लिए ही पार्टी बनाई है, बड़ा क्लियर है ये भी। और उसकी इतनी इनरोड्स हैं आज, 23 विधायक जीत करके आना। और सही बात है कि शायद मेजोरिटी ना होती अगर ये अलग लड़ रहे होते, तो आज कांग्रेस को शायद मेजोरिटी, मतलब यूडीएफ को मेजोरिटी जो है वो ना मिली होती। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये 20 साल पुराना, 25 साल पुराना दौर होता तो शायद इतनी चर्चा भी नहीं होती। आज तो हर जगह फोन पे यही आ रहा है ना। और 15% सौरभ विधायक हैं आपके, या 20% आपको कैबिनेट में बर्थ मिल रहा है। बिल्कुल। और आप ये भी तो देखिए, अभी अभी तो मतलब साथ में ही पश्चिम बंगाल और असम का रिजल्ट आया। एक जगह 30% मुस्लिम आबादी, एक जगह 40%। जिसने मुस्लिम अपीजमेंट किया, ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी। क्या क्या हाल हुआ। तो ये देखकर भी आप सबक सीखने को तैयार नहीं है। बड़ा सीधा सा मैसेज है 2014 से लगातार कंसिस्टेंट कि मुस्लिम वोट का वीटो नहीं चलेगा। ये हिंदुओं ने तय कर लिया है कि भाई सब रहें, सब चुनाव लड़ें, जीते, मंत्री बने, उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये कि हम इनको जीतने नहीं देंगे, इनको सरकार नहीं बनाने देंगे, ये नहीं चलने वाला है। और इस राजनीति का जो समर्थन करेगा वो भी नहीं चलेगा। तो अगर आप किसी गलती से, किसी घटना से सीखने को ही तैयार ना हो, तो फिर तो ठीक है, चलते जाइए। तो क्या करें सर, लेकिन वो तो उनका वोटर है ना, उसको कैसे छोड़ दे कांग्रेस। एक चीज होती है संतुलन। पहले भी उनका वोटर था, ऐसा नहीं कि आज हो गया है। संतुलन भी तो कोई चीज होती है, कुछ चीजें दिखाने के लिए भी होती हैं। बीजेपी कभी ये तो नहीं कहती कि हम मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेंगे, या हमारी सरकार काम नहीं करेगी, या सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मुसलमानों को नहीं मिलेगा। इस तरह की बात तो नहीं करती है। लेकिन वो अपना जो कोर एजेंडा है, आप ये देखिए कि उस कोर एजेंडा, मुसलमान कांग्रेस का कोर एजेंडा है, हिंदू जो है बीजेपी का है। फायदा किसको हो रहा है? उस कोर एजेंडे पर चलकर आपको क्या मिलने वाला है और क्या मिल रहा है? आपके दिमाग में अभी भी वो 2014 से पहले की राजनीति है। उस राजनीति का समय चला गया। अगर आप अब बदलेंगे नहीं अपने को, तो रिजल्ट वही आएगा जो आ रहा है पिछले 12 साल से। अब ये जो बात अभी देवेंद्र 2008 में कांग्रेस के देश भर में करीब जो है 1200 से ज्यादा विधायक थे। अच्छा, इस समय 600 कुछ हैं। ये आपकी राजनीति का नतीजा है। मैं ये कह रहा था सर, जो जैसे अभी असम और बंगाल का ट्रेंड, और आज योगी जी का बयान, योगी जी का बयान सुनिएगा आप एक बार। वो केवल इसलिए नहीं, कोई आपको क्या करे, उन्होंने सड़क पे नमाज पढ़ने के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा तीखा बयान उन्होंने दिया है। और उनकी शैली से भी जरा 2 डिग्री गर्म बयान है वो। उसमें क्या कह रहे हैं वो कि भाई सड़क पर नमाज तो नहीं पढ़ने देंगे। वो कहते हैं कि भाई जगह नहीं है हमारे पास, जगह कम है, जगह कम है तो उन्होंने कहा शिफ्टों में पढ़ो, लेकिन सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे क्योंकि आप लोग ज़्यादा हैं तो आबादी कम करो, इतनी आबादी बढ़ाई क्यों है। और जो बात उनका करने का तरीका, और फिर अगर टकराव चाहते हो तो फिर संघर्ष चाहते हो तो फिर तैयार भी रहना, फिर उसके बाद क्या होगा। इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है कि वो बयान जो है वो यूपी का आज तो किसी ने कहा कि चुनाव का ऐलान कर दिया योगी जी ने इस बयान से, एजेंडा सेट कर दिया। तो वही असम बंगाल वाला ट्रेंड कंटिन्यूड है यूपी में, यही यूपी में चलेगा और फिर यही आगे 29 तक चलेगा। मतलब इसी लीक पर चुनाव आने वाले चुनाव होंगे निश्चित रूप से। भाई आपको जिस नीति से फायदा हो रहा है उसको आप क्यों छोड़ देंगे? अच्छा, आप कोई संविधान के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं, कानून के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं। योगी जी ने जो कुछ आज बोला उसका कुल मतलब यह है कि लोगों के मन में कानून का डर होना चाहिए। हर समाज को कानून के मुताबिक चलना होगा। ये जो आपको विशेष लाभ मिल रहा था ये खत्म हो गया। अब कानून की नजर में, संविधान की नजर में अगर सब बराबर है तो सब बराबर है। लाउड स्पीकर अगर उसकी आवाज कम की जाएगी तो केवल मस्जिद पर नहीं, मंदिर से भी। तो अगर वो ये करते हैं कि मस्जिद में तो आवाज घटा देंगे, मंदिर में बढ़ा देंगे,
तो फिर सवाल उठता है कि आप भेदभाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर है, कानून से चलेंगे। वही बात है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वो देखिए ना, बंगाल में कल ही कोलकाता शहर में शुभेंदु अधिकारी ने भी यही ऑर्डर निकाले, रिलीजियस प्लेसेस पर लाउड स्पीकर वगैरह नहीं होगी, आवाज का डेसिबल लिमिट करना, और सबके लिए वो समान है, मंदिरों पर भी है, और यही सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कल कोलकाता में कुछ कट्टरपंथियों ने पुलिस पर पत्थर मारे। हाँ, और काफ़ी चला, उसको लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ है, लेकिन आम जनता की आप रिएक्शन वहाँ पे लेंगे तो काफ़ी हद तक खुश है। जैसे स्टेशन के पास से, हावड़ा स्टेशन के पास से भी अतिक्रमण को हटाया गया। एक बार आप सौरव जी चले जाइए, वहाँ देख लीजिए चुनाव के पहले की स्थिति क्या थी। हावड़ा स्टेशन, लोग एक समय कहते थे कि आपको देखना है स्टेशन खूबसूरत तो हावड़ा जाइए। अच्छा, और उस हावड़ा का सकल सूरत बिगाड़ दिया गया था वहाँ पे अतिक्रमण करके, लेकिन किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां से उस अतिक्रमण को हटाए। लेकिन वोट का क्या ताकत होता है और अपने मैसेज पे क्या ताकत होता है जो मिलता है, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए। उनको पता है कि मुझे उसी मैसेज के लिए चुना गया है और मुझे वो करना है। और कोई शहर खूबसूरत बन रहा है, अतिक्रमण हट रहा है, तो उससे आम जनता में अंदर खुशी ही होती है। अब लोग कहेंगे कि भाई वो जो जिनका हटाया वो कहां जाकर बसेंगे, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि सारे सड़कों पे आप आ जाए। सरकार एक व्यवस्था देती है, वहां पे जाए करे। तो एक बार जरा यूपी वाली बात करते हुए, क्योंकि ये कांग्रेस से कॉन्ट्रास्ट तो साफ दिखाई दे ही रहा है। भाई केरल में आईयूएमएल और यहाँ योगी जी का अजान वाला बयान है, ठीक, वह ये सड़क पे नमाज वाला। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? आज एक और खबर आई हुई है, उनके एक प्रवक्ता ने कुछ बयान दे दिया था ब्राह्मणों के लिए, बड़ा खराब बयान था किसी गोष्ठी वगैरह में। तो आज खबर आई कि प्रेस रिलीज थी समाजवादी पार्टी की कि उनको प्रवक्ता को बुलाया गया और बुला करके उनको कहा गया, समझाया गया कि सभी समाजों के लिए सम्मान से, आदर से बात कीजिए। और फिर ये कहा गया कि पीडीए में जो है वो शोषित अगड़े भी हैं। ऐसा पीडीए की डेफिनेशन ही नहीं है उसको, पीडीए में कौन नहीं है। तो लेकिन वहां वो उनकी लाइन भी बड़ी साफ है कि हमको वोट आना है तो कहां किस लाइन पे चलना है। यही कठिनाई हो रही है कि शायद राहुल गांधी भी नहीं समझ पा रहे हैं और अखिलेश यादव भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी का फोटो कॉपी अखिलेश यादव हैं, उसमें थोड़ी भी उससे धुंधलापन आ जाए निर्णय लेने में, या नीतिगत कोई भी राजनीतिक है। अब वो कैसे है? आप जो केरला की बात की है कि भाई मुस्लिम इतना है, 27% मुसलमान है, क्रिश्चियन है, वो सब मिलाकर करीब होते हैं, लेकिन 47% हिंदू है। 3 वहाँ पे विधानसभा जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, 47% से करीब उनका वोट है। ये दर्शाता है कि वहाँ पे हिंदू किस तरीके से जिताया है। 84% के करीब पोल हुआ है वहाँ पे। 42 से 47% मुस्लिमों के कारण वहाँ पे यह है कि इफेक्टेड मैंने वो जिता के लाएंगे। अखिलेश यादव के भी दिमाग में ये चीज हमेशा बैठा है कि उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक सीटें जो हैं वो हमें मुस्लिम लोगों के कारण मिल जाएगा, और यादव और मुस्लिम एक साथ पोल करें तो हम 142 सीटों के करीब आ जाते हैं। ये 142 सीटों का जो उनके पास आंकड़ा बना हुआ है मुस्लिम और यादव का, उससे वो अलग नहीं हो पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की राजनीति लड़ती है कि चलो भैया 70% मुसलमान है, मेरे पास 50% यदि हिंदू, माने 70% हिंदू है, यदि मेरे पास 30 है तो उसको 40 करे, 40 से 50 करे। अब इनके पास क्या है कि ये दोनों, चाहे ओबीसी में यादव हो चाहे मुस्लिम हो, ये हमेशा हाई पोल करते हैं, खूब जाकर बूथ पे पोल करते हैं। लेकिन एसआईआर भी हो गया और जिस तरीके से कड़ाई हो रही है, सबसे ज्यादा नुकसान वहीं जाकर वोटरों पे होता है। आप देखे होंगे कि बंगाल पे हम लोगों ने बहुत सारे चर्चाएं किए थे, तो हम लोगों ने कहा था कि बोगस वोटरों की था। ये जितने आधार पकड़े जा रहे हैं, टीएमसी के दफ्तर में मिल रहा है, सब मैदान में मिल रहा है, सब वही है। और यही स्थिति यहां पे भी बना हुआ है कि लोग एक एक व्यक्ति 3-3, 4-4 वोटर आईडी बनाकर अपने आप को घूम रहे हैं। तो यहां पे रोक लगने के बाद अखिलेश यादव के लिए ये काफी मुश्किल खड़ा होगा, और ये वो समझ नहीं पा रहे हैं यार, समझ के भी वो कर नहीं पा रहे हैं उस मुस्लिम वोटरों के कारण कि हमारे पास वो आएगा 17-18% जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान है वो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, और हमारे साथ यादव खड़े हो जाएंगे, तो 23-24% से हमारी संख्या स्टार्ट हो जाएगी, हमारे 27% से लेकर चलिए। ये 27% का जो उनका वोट लालच है, उनको 35% नहीं होने दे रहा, 40% नहीं होने दे रहा। और योगी जी का है कि वो टारगेट कर चुके हैं कि मेरे पास, माने जो हिंदू छटक कर दूसरे जाकर वो क्यों जा रहे हैं।
हमको उनको टारगेट करके अपने पास लेकर आना है, चाहे वो सुविधा देकर करना हो, लॉ एंड ऑर्डर के बंगाल जैसा पॉसिबल है यूपी पे 70% हिंदू वोट? नहीं, वो तो नहीं अभी कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि यदि बंगाल में इस तरह का वोट लेकर आया गया और मैनेजमेंट के थ्रू, पार्टियां जो भी है एक व्यवस्था के थ्रू सारे वोटरों को लेकर आई, उन्होंने पोल करा दिया। उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें कि यदि हिंदू वोटर बूथ तक चला गया तो अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। चुनाव शुरू हो गया यूपी का? हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं सौरभ। और बंगाल के रिजल्ट को भी देखें तो मॉडल के तौर पर ही यूपी उसको दो मामलों में इस्तेमाल करेगा। अच्छा, पहली चीज़ ये तो कि हिंदुत्व वाली लाइन तो वो चलती ही चलती रहेगी। दूसरी चीज़ ये आप देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज की कैबिनेट की बैठक में इमाम को जो भत्ते मिल रहे थे उसको कैंसिल किया गया, तो साथ साथ जो पुजारी को मिल रहा था वो भी कैंसिल किया गया। और दूसरा जो बाकी आपके वायदे थे, मतलब ऐसा ना हो कि इलेक्शन आप सिर्फ इसी चीज़ पे लेके जा रहे हो, इसका बीजेपी भरपूर ध्यान रख रही है। जैसे 7 पे कमीशन को बनाया जाना 1 जून से, वहाँ के बसों में, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री बस राइड देना, या फिर जो अन्नपूर्णा स्कीम है उसके लिए 3,000 की धनराशि, उन दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर चटक तौर पर जिस प्रकार की उधर अपीजमेंट पॉलिटिक्स का आरोप लगता है और इधर हिंदुत्ववादी लाइन, उसी पे चुनाव कहीं जाना है। जैसे IUML के हम लोग पहले से और बात कर रहे थे, सोचिए उनके साजी एक MLA को वहाँ के हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द ही की थी इस आधार पर कि चुनाव में आपने धार्मिक भावनाएं और उस तरह में पैम्पलेट बांटे थे और उस तरह की भड़काऊ बातें कही थी। और उस पार्टी को राहुल गांधी अगर ये कहेंगे कि सेकुलर पार्टी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम पार्टी है, आपके सरकार में आपका प्रमुख चेहरा वो है, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ तो फिर पूछेंगे ना। और जब नमाज की लाइन इस तरह का बोल रहे हैं तो फिर सवाल सोचिए कैसा आएगा उसके बाद। अभी तो ये सिर्फ उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया है कि किस दिशा में उनको चुनाव को लेकर जाना है। तो आपके पास डेवलपमेंट का मॉडल भी हो, गवर्नेंस भी हो, वेलफेयर स्कीम भी हो, संगठन भी आपका मजबूत हो और ऐसे नैरेटिव मिल जाए तो फिर चुनाव आप कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से समझ सकता है कि रिजल्ट कहाँ जाएगा। इन सारे फैक्टर्स के हिसाब से देख लें, वेलफेयर स्कीम किसके पास है, बिल्कुल, गवर्नेंस किसके पास है, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है, संगठन किसके पास है, चेहरा किसके पास है, नैरेटिव किसके पास है। सर अभी आप जो बात कह रहे थे कि मुस्लिम वोट तो कांग्रेस को पहले भी मिलता ही था, लेकिन कुछ और वोट भी आता था, तभी कांग्रेस सत्ता में थी, रेलेवेंट भी थी, तो वो वोट कहाँ चला गया सर अचानक? मतलब मैं उसमें खास तौर पर उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर वो सो कॉल्ड सेकुलर सोच वाली जो एक सेक्शन था, जिसको आज भी नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम है, वो तो उन्हीं के साथ, उन्हीं के पास है ना। वो बटा हुआ है, अच्छा, मतलब अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है। उसके अलावा आप ये मुसलमानों के अलावा मैं बात नहीं, कर रहा हूं। आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की जब आप तुलना करते हैं, दो बहुत बड़े फैक्टर नहीं हैं यूपी में। एक जो डेमोग्राफिक चैलेंज था पश्चिम बंगाल में, उस तरह का चैलेंज नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं है। दूसरा डर मतदाता में कि अगर वोट देने गए, बीजेपी को वोट दे दिया तो उसके बाद क्या होगा। ये डर तो कहीं पहले भी नहीं था, आज भी बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो है यूपी और पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बड़ा जो है बहुत बड़ा फर्क ये है। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 91 में अपने दम पर बहुमत पा चुकी है, और उसके बाद 2014, 2017, 2019, 2022 ये चुनाव जीत चुकी है। 2024 में जरूर उसको एक झटका लगा, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, वो वैसा चैलेंज नहीं है पश्चिम बंगाल जैसा कि इतने % हिंदू वोट आ जाए तो सरकार बन सकती है, जीत सकती है। सरकार का काम, और जो अभी देवेंद्र ने बात कही, लीडरशिप, और लीडरशिप की जो वैचारिक क्लैरिटी है उसमें कोई दुविधा नहीं है। ऐसा नहीं कि अब चुनाव देख के बोल रहे हैं या किसी को खुश करने के लिए, किसी को नाराज करने के लिए। हम ये मानते हैं, हमारा ये विश्वास है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो इसलिए जो है बीजेपी के लिए मुझे उत्तर प्रदेश में कोई समस्या दिखाई नहीं देती है। वो चुनाव तो चुनाव होता है, इस चुनाव से 27 के चुनाव से केवल मेरे हिसाब से तय होना है कितनी सीट मिलेगी बीजेपी को। अब आप देखिए, एक समय था 29 पॉइंट समथिंग मिला था 2012 में समाजवादी पार्टी को, और 224 सीटें मिल गई थी, सरकार बन गई थी। 28 पॉइंट समथिंग मिला था बीएसपी को 2007 में, 206 सीटें मिली, सरकार बन गई थी। अब राजनीति बदल गई उत्तर प्रदेश की। आपको सरकार में आना है तो 45% के ऊपर जाइए, तब आएगा, तब आ पाएगी सरकार।
तो चुनौती वो है, अगर अखिलेश यादव को लग रहा है कि 26, 27, 28, 29 या 30 हो जाता है तो उससे कुछ नहीं हो रहा। आप नंबर 2 की पार्टी बने रहेंगे, हाँ। उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, कम से कम फिलहाल तो नहीं दिखता, जब तक ऐसा ना हो कि बीएसपी एकदम से खड़ी हो जाए। उधर वैसे ही लगता है, जैसे उन्होंने कहा ना राहुल गांधी से तुलना करते हुए अखिलेश यादव की, कि भाई इनको लगता है लोग अपने आप ही उब जाएंगे इनसे एक दिन और फिर हमको दे देंगे। नहीं, वो समय निकल गया। वो समय जब था जब ऐसी लीडरशिप जो केवल मतलब उनको हटाना था इसलिए इनको ले आए। अब जो वोट है, जो प्रो इनकम्बेंसी जिसको हम लोग कहते हैं कि इन्हीं को देना है इसलिए हम दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्पहीनता की स्थिति में वोट नहीं दे रहे हैं, हम अपनी पसंद से वोट दे रहे हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बहुमत वोटर की पसंद नहीं बन सकते, उनकी पार्टी नहीं बन सकती। वो मंदिर बनवा लें, कुछ भी बनवा लें, कैसे उस दाग को धोएंगे कि उनकी सरकार ने निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाई थी? कैसे इस बात से इनकार कर सकते हैं कि 2017 में मुख्यमंत्री थे, दंगा हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में, उसके बाद अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, दौरे पर गए, अलग अलग कैंप, हिंदू और मुस्लिम पीड़ित अलग अलग कैंप में रह रहे थे। लौटकर मनमोहन सिंह ने घोषणा की मुस्लिम पीड़ितों को जो है मुआवजा दिया जाएगा। बीजेपी ने हल्ला मचाया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कैसे आप कर सकते हैं, आप मजहब या धर्म के आधार पर कैसे सरकार कोई मुआवजा तय कर सकती है? तब वो ऑर्डर बदला गया। अखिलेश यादव ने उसका विरोध किया था क्या? तो इसलिए जो है, आप कहें कुछ भी, अगर आपको कभी सत्ता न मिली हो तब आपके कहने पर लोग विश्वास करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर जब आप अभी बोलते हैं तो लोग देखते हैं कि उस समय जब आप सत्ता में थे, भाई समाजवादी पार्टी को 4 बार अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला, तो उस समय क्या किया था, उससे तुलना होगी ना, कि जो आप कह रहे हैं उससे तुलना नहीं होगी। तो आपकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो तय करेगी कि आपके बारे में लोगों की राय क्या है। राहुल जी को आप लोग भूल ही गए, पोस्टर पे तो वो लगे हुए हैं सर। जनता भूल गई है देश की। नहीं तो यूपी में कुछ है रेलेवेंस अभी कांग्रेस की? कुछ नहीं। अब जहां तक मैंने कहा ना कि वो रास्ता जो तय कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो साउथ में उनको ज्यादा भविष्य दिख रहा है। यहाँ पे आएंगे, इस पे भी बयान दिया भाई जी, पवन खेड़ा का इस पे भी स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस को दक्षिण की पार्टी कहना गलत है। बयान में क्या कहा गया इंपॉर्टेंट नहीं है, बयान दिया गया इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको कमेंट करना पड़ रहा है कि हम दक्षिण की पार्टी नहीं है। अपने आप को वहीं केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2029 में अखिलेश यादव उनको घुसने नहीं देंगे। ऐसा एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि वो देख चुके हैं कि बिहार में स्थिति क्या बनी। वो डीएमके का भी देख चुके हैं कि ये जहां रहेंगे साथ देंगे तो वो हाथ पकड़कर ऊपर नहीं ले जाएंगे, धक्का ही देंगे। तो धक्का से बचना चाहेंगे। वोट का ध्रुवीकरण न हो, कम हो, उसका वो ख्याल जरूर कर। हाँ, बंटवारा जो है वो बंटवारा ज्यादा ना हो, उसका वो ध्यान जरूर रखेंगे। और हो सकता है कि उसको ध्यान में रखने में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को दे देंगे, क्योंकि करीब 2 बार से आरोप भी अखिलेश के पास आ रहा है कि आप मुझे वोट बैंक समझ के रखें, हमारे कम लोगों को आप टिकट दे रहे हैं। तो इस चीज की भी कमी करी जाएगी। लेकिन जैसे कांग्रेस में पवन खेड़ा जी खड़ा है, असम को लेकर मैं कह सकता हूं, उसी तरह से इनके यहां भी जिस बयान की बात कर रहे थे, तो इनके भी प्रवक्ता उसी तरीके से हैं। तो मैंने बोला ना कि ये दोनों फोटो कॉपी जो है, यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। अब इस बयान को, जिस चीज को लेकर अखिलेश यादव बचने की बार बार बंगाल चुनाव, बिहार चुनाव के बाद उन्होंने बोला था कि भाई जातीय कोई भी आपको वक्तव्य नहीं देना है, इस तरह का, जिससे कि बीजेपी भंजा ले। चुनाव जैसे जैसे आगे चल रहा है, उनके सबसे मैंने क्या कहिएगा बुद्धिमान प्रवक्ता जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब देते हैं, और उनके प्रवक्ता के द्वारा गलती से कहा गया है, ये तो मैं नहीं मान सकता हूं। क्योंकि गलती से बोलते हुए क्रम में कुछ शब्द निकल जाए तो भले एक बात है, लेकिन आप वो पूरा वर्णन कर रहे हैं उस जाति के बारे में, और जिससे आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैठ बनानी थी और कुछ जीत कर उम्मीद था कि हमको लेकर आना है, और वहां के लोगों को भी आपने नहीं छोड़ा। और योगी आदित्यनाथ का सबसे प्रमुख जो हथियार है वो महिलाएं हैं, और वही जाट और गुर्जर की महिलाओं के ऊपर इनका कमेंट, तो क्या रिएक्शन होगा?
हाँ, वो एक पे भी नहीं रुके, फिर उसके बाद आगे 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 चलते चले गए। तो सोच लीजिए कि आप कहाँ लेकर चुनाव जा रहे हैं। लेकिन इंटेंसिटी आपको लगता है यूपी के इलेक्शन की? बंगाल बहुत इंटेंस इलेक्शन था, बहुत ज्यादा। हाँ, बंगाल में संघर्ष बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो ताकत के हिसाब से अगर आप देखें तो बीजेपी जितनी ताकत बंगाल में लगाई थी उससे रत्ती भर कम भी यूपी में नहीं लगाएगी। ताकत उसी रूप में लगाया जाएगा। और वहाँ पर 29 के हिसाब से अगर आप देखें सौरभ, तो ये नैरेटिव काम करेगा ना कि तमिलनाडु में एक क्रिश्चियन व्यक्ति मुख्यमंत्री है और वो ये कह रहा है कि हमारी सरकार को माइनॉरिटी की गवर्नमेंट कहा जाता है, तो मैं तो बड़ा गर्व से कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, माइनॉरिटी के लिए काम करेंगे। केरल में आप मुस्लिम लीग के साथ सरकार में हैं, और बंगाल में जो बीजेपी का मॉडल है, जो 77 जातियों को, मुस्लिम जातियों को डाला गया था ओबीसी में, ममता की सरकार ने डाला था। उसके बाद कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। टीएमसी की सरकार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में थी, शुभेंदु सरकार ने आज तय कर लिया है कि वोट वापस ले लेंगे। तो अब सोचिए नैरेटिव का मुकाबला मतलब किस तरफ जा रहा है। और यूपी में सौरभ, चाह के भी कांग्रेस पार्टी या अखिलेश यादव मुस्लिम वाले लाइन पे जाने से बचना नहीं चाहेंगे, क्योंकि दोनों उसके स्टेक होल्डर हैं। अखिलेश यादव को भी चिंता रहेगी कि अगर ज्यादा वो अपीजमेंट वाली लाइन पे ना जाएं तो कहीं कांग्रेस की पार्टी की तरफ या बसपा की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। कांग्रेस को भी ये चिंता रहेगी। सर, समय कम रह गया। अभी बीजेपी में क्या फीलर्स मिलते हैं यूपी की बात जब आप करते हैं? टेंशन नहीं है वो, मतलब ये अलर्टनेस नजर आता है कि बहुत ताकत पूरी लगानी है, और उसमें कहीं कोई, अभी से आप देखें तो सारी स्ट्रेटजी बननी शुरू होगी। बहुत जल्द आप देखेंगे कि यूपी की टीम आ जाएगी। ठीक है। मतलब प्रदेश वाली टीम, प्रदेश अध्यक्ष की जो टीम होती है। और कोई 29 की भी बात करता है अभी बीजेपी में, या भी दूर है? 29 की ही बात करता है। वो देखते हैं कि बहुत कम समय रह गया। तो चैलेंज ही नहीं। अच्छा, ठीक है सर। तो इसका मतलब हमारी भी निगाह पे ठीक ही जगह पर थी। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, प्रोग्राम में आज इतना ही समय था। बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए। मनोज जी शुक्रिया। देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।